कुछ मोहब्बतें ऐसी होती हैं जो सिर्फ दर्द दे जाती है, जो थोड़ा सा भी सुकून ना देकर हर बार दिल को जला देती है। पर मोहब्बत में पागल आशिक अपना अंजाम जानते हुए भी बार बार उसी आग की तरफ दौड़कर जाता है। वो जलता रहता है पर अपने प्यार को भुला नहीं पाता है। हेलो सियानवांग लवर्स, वेलकम टू माय चैनल सियानवांग रीइमेजिन्ड। ये चैनल खास सियानवांग और जानी लवर्स के लिए है। इस चैनल में मैं टॉप उईवुक्शा और बॉटम लानवांग जी को अलग अलग टाइम और स्पेस में इमेजिन करती रहूँगी और आप सबको भी मेरी उस इमेजिनेशन की दुनिया में ले चलूँगी। तो क्या आप लोग मेरे साथ इस सफ़र के लिए रेडी हैं? इस चैनल पर मैं जो फ़ैन फिक्सन सुनाने वाली हूँ वो मेरी खुद की लिखी हुई होगी और इन्हें मैं खुद अपनी वॉइस में सुनाऊँगी। ये इस चैनल की पहली फ़ैन फिक्सन है, इसलिए प्लीज़ थोड़ा पेशेंस लेकर सुन लेना। और अगर आप लोगों को मेरी एफएफ और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की फ़ैन फिक्सन का नाम है द रिप्लेसमेंट, लव दैट हार्ट्स। इस फ़ैन फिक्सन को मैंने ईजन वर्स फिश के लिए लिखी है। जुलाई महीने का टॉपिक है सैड लव, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये स्टोरी लिखी है। इस स्टोरी में लानवांग जी वुक्शा से बहुत प्यार करने वाला है, पर जब जब वो वुक्शा के करीब जाएगा उसे यही महसूस होगा कि वो वुक्शा का प्यार नहीं है, वो बस किसी और का रिप्लेसमेंट है। पर उसके बावजूद वो बार बार वुक्शा की तरफ खींचा चला जाएगा और चोट खाकर वापस आएगा। क्या लास्ट तक उसे वुक्शा का पूरा प्यार मिलेगा या फिर उसे मियाँ मियाँ का रिप्लेसमेंट बनकर ही रहना पड़ेगा? क्या लानवांग जी को किसी और का रिप्लेसमेंट बनकर रहना मंजूर होगा? इस सवाल का जवाब तो आपको इस स्टोरी के सेकंड पार्ट में ही मिल पाएगा। ये स्टोरी 2 पार्ट्स में आएगी। आज इसका फर्स्ट पार्ट है। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपको इसका सेकंड पार्ट भी सुनने को मिले, और वीडियो को लाइक और शेयर करके मेरा हौसला बढ़ाना। ये स्टोरी एक लेक्चर हॉल में शुरू होती है जहाँ लानवांग जी नाम का एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट चुपचाप बैठा है। उसके क्लास में उसका कोई दोस्त नहीं है, इसलिए वो अकेला ही बैठा है। उसके क्लासमेट्स उसे एरोगेंट समझते हैं, इसलिए कोई भी उससे बात नहीं करना चाहता है। वो भी किसी से बात नहीं कर पाता है। एक्चुअली वो एक छोटे शहर से है और इस सियुआंग यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने आया है। उसकी इंग्लिश राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, पर उसका स्पोकन इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है। वो ग्रामेटिकली ठीक ठाक ही बोलता है, पर उसके क्लासमेट्स को उसका एक्सेंट समझ नहीं आता है और उसे भी कुछ शब्दों का प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन पता नहीं है। कोई उसकी बातें नहीं समझता है या फिर वो समझना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए उसने भी उनके साथ बात करना बंद कर दिया है। वुक्शा भी उसी के क्लास में है। वो भी लानवांग जी की तरह एक छोटे शहर से आया है, पर उसकी माँ एक इंग्लिश टीचर है। उन्होंने शुरू से ही उसके प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दिया है, इसलिए उसकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी है। वो बहुत बातें करता है और यूनिवर्सिटी में आते ही उसने सबसे दोस्ती कर ली है। बस लानवांग जी से ही उसकी आज से पहले कभी बात नहीं हुई। आज लानवांग जी को सीरियस फेस बनाकर बैठे रहते देख वुक्शा उसके पास आ गया। उसके टेबल पर टैप करके उसने पूछा, हे व्हाट्स योर नेम? लानवांग जी ने नज़रें उठाकर वुक्शा को देखा और फिर नज़रों को फिर से झुकाकर जवाब दिया, लानवांग जी। लानवांग जी, नाइस नेम। आई एम वुक्शा। व्हाई डोंट यू टॉक टू एनीवन? वुक्शा ने पूछा। आई एम नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश, लानवांग जी ने कहा। हु सेड दैट? यू जस्ट नीड सम प्रैक्टिस। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वुक्शा ने लास्ट वाला सेंटेंस थोड़ी लो वॉइस में कहा। लानवांग जी थोड़ा स्लो स्पीड में बात कर रहा है, पर उसकी इंग्लिश में कोई मिस्टेक नहीं है, ये तो समझ ही आ रहा है। उसे बस इन शहरी यंगस्टर्स की लैंग्वेज पता नहीं है। फैन फिक्सन में इसके बाद भी वो लोग इंग्लिश में ही बात करते रहे, पर जैसे कि ये हिंदी एक्सप्लेनेशन है इसलिए मैं ज़्यादातर कॉन्वर्सेशन हिंदी में ही रखूँगी, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी इंग्लिश के साथ। आई होप ये ठीक रहेगा। तुम मेरे लिए अपना टाइम वेस्ट क्यों करोगे? लानवांग जी ने पूछा। व्हाट वेस्ट ऑफ टाइम? मैं ऐसे भी कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करता हूँ, वुक्शा ने हंसकर जवाब दिया। देन प्लीज़ हेल्प मी, लानवांग जी ने रिक्वेस्ट किया। आज पहली बार कोई उसके साथ अच्छे से बात कर रहा है।
उसकी बातों पर हंस नहीं रहा है। वांग जी को लगा कि वो इस लड़के से मदद ले सकता है। हाँ हाँ ज़रूर करूँगा, पर हम प्रैक्टिस कहाँ करेंगे, लाइब्रेरी में या फिर ग्राउंड में? विवुक्षा ने लानोंग जी के आंखों में झांकते हुए पूछा। नहीं नहीं, वहाँ तो बहुत लोग होंगे, वो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे और मैं भी ठीक से नहीं बोल पाऊँगा, लानोंग जी ने कहा। तो मेरे कॉन्डो में चलना, वहाँ कोई तुम्हारे ऊपर नहीं हंसेगा, विवुक्षा ने कहा। तुम्हारा कॉन्डो? क्या तुम मेरे रूम में आकर प्रैक्टिस नहीं करा सकते? मैं तो यही कैंपस के अंदर ही हॉस्टल में रहता हूँ, लानोंग जी ने कहा। आई कैन, पर तुम्हारा कोई रूममेट नहीं है? उनके रहने से तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी? विवुक्षा ने पूछा। मेरा रूममेट अपने फ्रेंड्स के साथ घूमता रहता है, रूम में बहुत कम ही रहता है, लानोंग जी ने कहा। ओके, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम देन। हम आज ही शुरू कर सकते हैं, विवुक्षा ने कहा। दैट विल बी ग्रेट, लानोंग जी ने कहा। तो क्लास के बाद लानोंग जी विवुक्षा को अपने रूम में ले गया। उसका रूममेट अभी तक वापस नहीं आया है। रूम में एंटर करते ही विवुक्षा ने कहा, योर रूम इज़ सो वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लीन। लानोंग जी ने रिस्पॉन्स किया। व्हाट? ये यस नो आई डोंट नो ये सब नहीं चलेगा। जितनी देर तक मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करूँगा उतनी देर तक तुम बस इंग्लिश ही बोलोगे, कोई और लैंग्वेज नहीं चलेगा, विवुक्षा ने कहा। आई विल ट्राई, लानोंग जी ने कहा। तो लानोंग जी की स्पोकन इंग्लिश क्लास शुरू हो गई। रोज़ क्लास के बाद विवुक्षा लानोंग जी के रूम में आता है और उसके साथ इंग्लिश में बातें करता है। ऐसे तो लानोंग जी की इंग्लिश अच्छी है, पर इंग्लिश में बात करने की आदत ना होने की वजह से उसमें थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी है और वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट भी है। और शुरू में ही ये सो कल्ड मॉडर्न शहरी लड़के लड़कियों ने उसका मजाक उड़ा दिया, इसलिए उसने बात करना ही बंद कर दिया था। पर अब जब विवुक्षा अच्छे से उससे बात कर रहा है और उसके प्रोनाउंसिएशन की गलती को ठीक करके दे रहा है, तब लानोंग जी को भी बात करने की कॉन्फिडेंस आ रही है। शुरू में कुछ दिन वो दोनों ऐसे ही नॉर्मल एवरीडे गॉसिप्स करते रहे, पर फिर उनको लगा कि सिर्फ गॉसिप करके क्या फ़ायदा। उससे अच्छा होगा कि गॉसिप के साथ साथ वो थोड़ा बहुत पढ़ाई की बात भी डिस्कस कर ले, तो उनका ही फ़ायदा होगा ना। इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ में पढ़ाई भी। धीरे धीरे लानोंग जी की स्पोकन इंग्लिश अच्छी होने लगी और विवुक्षा के साथ उसकी दोस्ती भी गहरी होती गई। एक दिन क्लास के बाद रूम में आकर उन लोगों ने देखा कि लानोंग जी का रूममेट अपने दोस्तों के साथ रूम में ही है। वो लोग एक छोटे मोटे पार्टी की तैयारी कर रहे थे। विवुक्षा ने धीरे से कहा, तो क्या आज हम मेरे कंडों में जाकर प्रैक्टिस करें या फिर तुम भी उनके साथ पार्टी करना चाहते हो? नहीं, मुझे पार्टी करना अच्छा नहीं लगता है, लानोंग जी ने कहा, और मुझे वो असाइनमेंट भी तो पूरी करनी है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। तो एक काम करते हैं, मेरे कॉन्डो में ही चलते हैं, विवुक्षा ने सजेस्ट किया। मैं ही हमेशा तुम्हारे रूम में आता हूँ, तुम्हें भी कभी कभी मेरे कॉन्डो में चलना चाहिए। चलो, लानोंग जी ने कहा, पर मैं रास्ता पहचान कर वापस नहीं आ पाऊँगा। एक्चुअली शुरू में जब विवुक्षा ने उसे अपने कंडों में जाने के लिए कहा था, तब लानोंग जी वहाँ जाने से डर रहा था। उसे इस उनमेंग शहर के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। उसके होम टाउन गुसू में लोग कहते हैं कि बड़े शहर बहुत खतरनाक होते हैं, वहाँ कोई किसी का अपना नहीं होता है। लानोंग जी तो कैंपस के अंदर ही हॉस्टल में रहता है। हॉस्टल से डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट से हॉस्टल, यही उसकी दुनिया है। इसके बीच ही कैंटीन, लाइब्रेरी और स्टेशनरी शॉप भी आते हैं। उसे कैंपस के बाहर जाने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और तो और कैंपस के अंदर ही एटीएम और एक जनरल स्टोर भी है। उसे कैंपस के बाहर के इवनिंग का कोई आइडिया ही नहीं है। वो कैसे हॉस्टल वापस आएगा? मेरा कॉन्डो ज़्यादा दूर नहीं है, विवुक्षा ने कहा। पैदल भी जा सकते हैं और नहीं तो टुक टुक बुक करके भी जा सकते हैं। आते टाइम तुम्हें परेशानी नहीं होगी, मैं तुम्हें टुक टुक में बिठा दूंगा। पर आते आते रात हो जाएगी ना, लानोंग जी ने कहा। ठीक है, मैं खुद तुम्हें छोड़कर जाऊंगा, विवुक्षा ने कहा। लानोंग जी उसके साथ उसके कॉन्डो में गया। उसका कॉन्डो छोटा सा है पर इंटरेस्टिंग है। शू रैक पर शूज़ रख कर अंदर जाते ही लानोंग जी की नज़र सबसे पहले दीवार पर बने एक कोलाज पर पड़ी, जिसमें बहुत सारे ऑथर्स के और उनकी लिखी बुक्स की फ़ोटोज़ हैं। लानोंग जी ने ध्यान से देखा तो उसे उसमें विवुक्षा की फ़ोटोज़ भी दिखे।
अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में और अपने कजिन्स के साथ भी। उसे उन फोटोज़ को देखते देख विभूषण ने कहा, यहाँ हमारा भी एक फ़ोटो होना चाहिए, आ जाओ एक फ़ोटो ले लेते हैं। लालवांग जी ने मना नहीं किया। विभूषण उसके पास आकर खड़ा हो गया और दोनों ने एक नॉर्मल सी फ्रेंडली फ़ोटो खींच ली। फिर विभूषण ने दूसरे एंगल से भी फ़ोटो ली। फ़ोटो खिंचवाने के बाद लालवांग जी ने रूम की तरफ ध्यान दी। एक साइड में एक बेड है जिसके पास एक स्टडी टेबल और एक चेयर है और उसके पास एक अलमारी और छोटा सा बुक शेल्फ है। बुक शेल्फ में बहुत सारी बुक्स हैं और एक म्यूज़िक प्लेयर। रूम के एक कॉर्नर में एक छोटा सा किचन है जिसमें एक इंडक्शन कुकटॉप है और एक माइक्रोवेव। ऊपर रैक में कुछ बर्तन भी है और नीचे एक छोटा सा फ्रिज। फ्लोर पर एक कारपेट है जो किसी तरीके से बिछाया हुआ है। उसका कोना मुड़ा हुआ है और उसके बीच में भी रिंकल्स है और उसके ऊपर 2-3 कुशन्स के साथ एक बुक और एक खुली हुई नोटबुक भी है। शायद विभूषण यहाँ बैठकर पढ़ाई करता है। लालवांग जी जाकर उस कारपेट में बैठ गया तो विभूषण ने उसे चाय ऑफर की। चाय के साथ वो कुछ स्नैक्स भी ले आया। दोनों ने चाय पीते हुए पढ़ाई शुरू कर दी। लालवांग जी ने पूछा, तुम खाना खुद बना कर खाते हो? अरे नहीं, विभूषण ने कहा, मैं बस ब्रेकफास्ट खुद रेडी करता हूँ। लंच तो मैं यूनिवर्सिटी के कैंटीन में ही खाता हूँ और डिनर के लिए मैंने होम डिलीवरी का अरेंजमेंट कर रखा है। रोज़ रात का खाना वो देकर जाते हैं। पढ़ाई के बाद विभूषण ने जैसा कहा था उस रात वो खुद ही वांग जी को छोड़ कर गया। उसके बाद से रोज़ तो नहीं पर लालवांग जी कभी कभी विभूषण के साथ उसके कॉन्डो में जाने लगा। उसके पास बहुत बुक्स है। वो लोग उन बुक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। विभूषण के म्यूज़िक प्लेयर में सॉफ्ट म्यूज़िक चलता है तो उनकी पढ़ाई भी अच्छी होती है। देखते देखते कुछ महीने बीत गए। लालवांग जी अब खुद ही टुक टुक में चढ़कर हॉस्टल वापस आ जाता है और कभी कभी वो छुट्टी के दिन भी विभूषण के कॉन्डो में चला जाता है। लालवांग जी को एक्चुअली अभी स्पोकन इंग्लिश के लिए विभूषण की मदद की ज़रूरत नहीं है, पर अब उसे विभूषण बहुत अच्छा लगने लगा है। इसलिए उसने एक बार के लिए भी नहीं कहा कि अब साथ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। विभूषण को भी अपने कॉन्डो में अकेला रहना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो या तो लालवांग जी के हॉस्टल में आ जाता है, नहीं तो उसे अपने साथ अपने कॉन्डो में ले जाता है। और फिर ऐसे ही एक शाम जब वो दोनों विभूषण के कॉन्डो में पढ़ाई कर रहे थे तब बाहर अचानक बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। अरे बारिश शुरू हो गई है, लालवांग जी ने कहा, मुझे हॉस्टल वापस चले जाना चाहिए। अभी तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, अभी मत जाओ, थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी तो चले जाना, विभूषण ने कहा। ऐसे वेदर में बारिश में भीगना ठीक नहीं है। विभूषण के रूम के साथ एक छोटा सा बालकनी है और उसमें एक स्लाइडिंग ग्लास डोर है। लालवांग जी उस ग्लास डोर के सामने जाकर खड़ा हुआ। विभूषण 2 कप चाय लेकर आया और नीचे बैठ गया। आओ बैठकर बारिश देखते हैं। लालवांग जी उसके पास आकर बैठ गया और दोनों चाय पीते हुए बारिश देखने लगे, या फिर यूँ कह सकते हैं कि वो दोनों बारिश देखते हुए चाय पीने लगे। चाय तो ख़त्म हो गई पर बारिश रुकने की बजाय और तेज़ होने लगी। लालवांग जी अब परेशान होने लगा। वो अभी नहीं निकलेगा तो लेट हो जाएगा। उसे परेशान होते देख विभूषण ने कहा, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? रात हो रही है, मुझे हॉस्टल वापस जाना है, लालवांग जी ने कहा। पर अभी तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, विभूषण ने कहा। पर मैं अभी नहीं निकला तो बहुत लेट हो जाऊंगा, लालवांग जी ने कहा। बाद में कोई टुक टुक भी नहीं मिलेगी। तुम्हें अभी भी कोई टुक टुक नहीं मिलेगी, विभूषण ने कहा। इतनी बारिश में तुम्हें कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। एक काम करो, आज तुम यहीं पर रुक जाओ। उसकी बात खत्म होते ही बिजली कड़क उठी और लालवांग जी भी चौंक उठा। मैं पैदल चला जाऊंगा, उसने कहा। अब तो मुझे रास्ता पता हो गया है। लालवांग जी, ये बहुत रिस्की होगा। तुम्हें यहाँ के रोड के बारे में कोई आइडिया नहीं है। रास्ते में बहुत पानी होगा, कहाँ गड्ढा रहेगा कहाँ क्या तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मेरी बात मान लो और इस हालत में बाहर मत निकलो, विभूषण ने कहा। पर लालवांग जी रुकना नहीं चाहता था। विभूषण की बात ना मानकर वो उस बारिश में ही निकल गया। वो विभूषण के कॉन्डो में कैसे रह सकता है? उसके कॉन्डो में एक ही छोटा सा बेड है। बाहर निकलकर उसे समझ आया कि उसने क्या गलती की है। उसे कहीं भी कोई टुक टुक या कोई टैक्सी नहीं मिली।
रोड पर उसे कोई इंसान भी नहीं दिखा। उसने सोचा कि वह पैदल ही चला जाएगा, पर रोड पर सच में पानी भरा हुआ था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह इतने पानी में कैसे जाएगा। वो किसी तरह से आगे बढ़ने लगा तो तेज़ बिजली कड़क उठी। लानवांगजी और आगे जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। सर से पैर तक भीगकर उसे विवुक्षा के कॉन्डो में ही वापस जाना पड़ा। उसकी हालत देखकर विवुक्षा ने कहा, मैंने कहा था कि मत जाओ। लानवांगजी ठंड से कांप उठा। बाहर बहुत पानी है, उसने कहा। तुम जल्दी से जाकर नहा लो, विवुक्षा ने कहा। मैं अंदर आऊँगा तो तुम्हारा घर गंदा हो जाएगा, लानवांगजी ने कहा। कोई बात नहीं, विवुक्षा ने कहा, मैं पोछा लगा दूंगा, तुम जल्दी करो, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। लानवांगजी हिचकिचाते हुए वॉशरूम में चला गया। विभूषण ने उसे एक फ्रेश टॉवल दिया और अपना एक सेट पजामा भी दिया। जब तक लानवांगजी नहाकर बाहर आया तब तक विभूषण ने 2 बाउल नूडल सूप बना लिया था। लानवांगजी को देखकर उसने कहा, आ जाओ, जल्दी से इसे खा लो, आराम मिलेगा। लानवांगजी चुपचाप आकर बैठ गया और नूडल्स खाने लगा। आज बारिश की वजह से तुम्हारा डिनर नहीं आया? आज इसी से काम चलाना पड़ेगा, विभूषा ने कहा। कोई बात नहीं, लानवांगजी ने कहा। ये मिल गया वही उसके लिए बहुत है। नूडल्स खाते हुए विभूषा ने नोटिस किया कि लानवांगजी के बाल गीले हैं। उसने कहा, तुमने अपने बाल अच्छे से नहीं सुखाए हैं, आओ मैं सुखा देता हूँ। मैं सुखा लूँगा, लानवांगजी ने कहा। तुम नूडल्स खाओ, कहकर विभूषा लानवांगजी के पीछे गया और टॉवल से उसके बालों को सुखाने लगा। कितने बड़े बड़े कर्ली बाल हैं तुम्हारे, इन्हें अच्छे से नहीं सुखाओगे तो ठंड लग जाएगी। तुम्हारे नूडल्स ठंडे हो रहे हैं, लानवांगजी ने कहा। अभी आया, विभूषण ने कहा, और फिर बालों को थोड़ा और सुखाकर वो नूडल्स खाने आ गया। खाने के बाद मैं और अच्छे से तुम्हारे बाल सुखा दूंगा, विभूषण ने कहा। हेयर ड्रायर होता तो अच्छा होता, मेरे बाल तो स्ट्रेट हैं, ये जल्दी सूख जाते हैं, इसलिए मुझे हेयर ड्रायर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं खुद इन्हें सुखा लूँगा, लानवांगजी ने कहा। नहीं, मैं सुखाऊंगा, विभूषण ने कहा। फिर उसने लानवांगजी की तरफ देखा। क्या मेरा तुम्हारे बालों में हाथ देना तुम्हें पसंद नहीं आया? ऐसी बात नहीं है, लानवांगजी ने कहा। तो फिर मुझे ये करने दो, मुझे तुम्हारे बालों को छूने में मज़ा आ रहा था, विभूषण ने कहा। हाँ? लानवांगजी ने हैरान होकर देखा। बहुत लोग उसकी हेयर स्टाइल की बुराई करते हैं। एक्चुअली उसे भी लंबे बालों का शौक़ नहीं है, पर उसे विनमिंग के बार शॉर्ट बालों पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। उसने एक बार हेयर कट कराया था तो बार्बर ने उसके बाल बहुत छोटे कर दिए थे, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। उसके बाद से उसने बाल कटवाया ही नहीं। वो तो अच्छी बात है कि उसके बाल बहुत कर्ली है और इतने लंबे हो जाने के बावजूद सूख जाने पर सर के ऊपर ही रहते हैं। जब वो नहाकर निकला तब उसके बाल उसके पीठ तक आ रहे थे। धीरे धीरे सूखकर वो कर्ल अप हो रहे हैं। विभूषण ने कहा, तुम पर ये बाल बहुत सूट कर रहा है, ये कितने लंबे हैं, और जब वे सूखकर नूडल्स जैसे हो जाते हैं तब तुम बहुत क्यूट लगते हो। मैं कोई क्यूट बेबी नहीं हूँ, लानवांगजी ने कहा। बेबी नहीं हो, तुम तो एक हैंडसम यंग मैन हो। क्लास में सब तुम्हें रूड समझते हैं, नहीं तो अब तक तुम्हारे पीछे लड़कियों की लाइन लगी होती, विभूषण ने कहा। तुम बताओ, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है, मैं सेट कर दूंगा। लानवांगजी कोई जवाब ना देकर नूडल्स खाता रहा। विभूषण ने पूछा, तुम्हारा पेट भर गया है या तुम कुछ और खाओगे? नहीं, ये काफ़ी है, लानवांगजी ने कहा। थैंक यू। विभूषण फिर से उसके बाल सुखाने लगा। थैंक यू किस लिए? नूडल्स के लिए, कपड़ों के लिए और बाल सुखा देने के लिए, लानवांगजी ने जवाब दिया। मैंने तो तुम्हें पहले ही ना जाने के लिए कहा था, विभूषण ने कहा। पर अगर तुम ना जाते और बारिश में ना भीगते तो मैं तुम्हारे बाल कैसे सुखा पाता? मैं सोच रहा हूँ कि बाल छोटे करा लूँ, लानवांगजी ने कहा। क्यों? विभूषण ने रिएक्ट किया और फिर उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। तुम्हें ये लंबे बाल पसंद नहीं है? मुझे इनको सुखाने में प्रॉब्लम होती है, लानवांगजी ने कहा। तो मैं सुखा दूंगा, विभूषण ने कहा। वांगजी के बाल सुखाते सुखाते वो उन्हें अपने गाल पर और होठों पर टच करा रहा था।
लानोंग जी के बालों में शैम्पू की खुशबू उसे बहुत अच्छी लगी, तो उसने उसे अच्छे से सूंघा। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे ही शैम्पू से इतनी अच्छी खुशबू आती है। तुम हर बार मेरे बाल सुखाने के लिए मेरे साथ रहोगे? लानोंग जी ने पूछा। उसके लिए तो मुझे तुमसे शादी करनी पड़ेगी, विभूषण ने हंसकर कहा। तो करोगे या नहीं? लानोंग जी ने पूछा। क्या करूँगा? विभूषण ने पूछा। हुक्ष्या, लानोंग जी ने बात को बदल दी। तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा ब्लैंकेट है तो मुझे दे दो, मैं यहाँ कारपेट में सो जाता हूँ। विभूषण का बाल सुखाना हो गया था तो लानोंग जी जाकर बर्तन धोने लगा। विभूषण जाकर बेड ठीक करने लगा। तुम कारपेट में क्यों सोओगे? बेड पर सो जाओ, विभूषण ने कहा। बेड पर तो तुम सोओगे ना? लानोंग जी ने पूछा। हाँ, हम दोनों ही सो जाएंगे, विभूषण ने कहा। मेरे पास ब्लैंकेट भी एक ही है और फ्लोर पर सोने से ठंड लग सकती है। हम दोनों एक ब्लैंकेट में सोएंगे? लानोंग जी ने पूछा। हाँ, और ऑप्शन ही क्या है, विभूषण ने कहा। पर यह ब्लैंकेट काफ़ी बड़ा है। लानोंग जी हेजिटेट करते हुए बेड के पास आ गया। उसके पास तो अब और कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसने कहा, मेरे कपड़े तो कल सुबह तक नहीं सूखेंगे। मैं तुम्हें अपने कपड़ों में से कुछ दे दूंगा, विभूषण ने कहा। तुम सो जाओ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात करके सोने आऊँगा। लानोंग जी ने चौंक कर देखा। जब से वो बारिश में भीग कर आया है, तब से विभूषण उसे जैसे ट्रीट कर रहा था, उससे उसके मन में अजीब सी एक उम्मीद जाग उठी थी। इतने दिनों से वो दोनों दिन का ज़्यादातर टाइम एक साथ बिता रहे हैं, पर उसे कभी पता नहीं चला कि विभूषण की कोई गर्लफ्रेंड भी है। उसने पूछा, तुम किसी को डेट कर रहे हो? कब से? 4 साल से, विभूषण ने कहा। 4 साल से? लानोंग जी और ज़्यादा हैरान हो गया। 4 साल से डेट कर रहे हैं हम, विभूषण ने कहा। मतलब वो तुम्हारे होम टाउन से है? लानोंग जी ने पूछा। हाँ, वो मेरे घर के पास रहती है, विभूषण ने कहा। तुमने पहले कभी बताया नहीं, लानोंग जी ने धीमी आवाज़ में कहा। नहीं बताया? विभूषण ने सोचा। तुमने पूछा नहीं होगा। लानोंग जी ने सोचा कि ये बात तो सच है, उसने कभी नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा उसने? फिर उसने सोचा, पूछकर भी क्या होता, अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती तो भी वो उसको पसंद नहीं करता ना। एक तो वो लड़का है और वो उषा के जितना स्मार्ट भी नहीं है। उसने कहा, हाँ, मैंने नहीं पूछा होगा। तो क्या नाम है उसका? उसका नाम है मिया मिया, विभूषण ने जवाब दिया। और तभी उसका फ़ोन बजने लगा। देखो, उसका नाम लिया और उसी का कॉल आ गया। तुम सो जाओ, कहकर उसने कॉल रिसीव कर लिया। लानोंग जी धीरे से बेड पर जाकर लेटा। वो बेकार में ही सोच रहा था। उसका रात को उषा के कॉन्डो में रुकना, उसके साथ एक बिस्तर पर सोना, इन सब से उषा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके लिए वो बस एक क्लासमेट है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक दोस्त है। उसने ही कुछ ज़्यादा सोच लिया था। उषा का उससे खुद से बात करने आना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, इनके पीछे कोई और वजह नहीं है। वो सिर्फ अपने अकेलेपन से बचने के लिए उसके साथ उसके हॉस्टल में जाता है और उसे अपने कॉन्डो में आने के लिए बोलता है। प्यार के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। वांग जी ने फालतू में ही सपने बुन लिया था। विभूषण धीमी आवाज़ में बात कर रहा था और फिर वो बैल्कनी का डोर खोलकर बैल्कनी में चला गया। बारिश अब कम हो गई है। लानोंग जी आज एक ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस गया है, पर एक तरीके से ये अच्छा भी हुआ। आज वो रुक गया, तभी तो उसे वुक्शा की गर्लफ्रेंड के बारे में पता चला। नहीं तो वो वुक्शा को लेकर और क्या क्या सोचता रहता। ब्लैंकेट के अंदर अपना चेहरा घुसाकर उसने रियलाइज़ किया कि इस वक्त वो वुक्शा के कपड़े पहना हुआ है और उसके बेड पर लेटकर उसी के ब्लैंकेट को ओढ़ रखा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो वुक्शा के आगोश में है, पर इस फीलिंग में वुक्शा कहीं नहीं है। वुक्शा धीमी आवाज़ में बात कर रहा है तो उसकी बातें सुनाई नहीं दे रही है और वंगजू उसकी बातें सुनना भी नहीं चाहता है। पर जब वुक्शा ने फ़ोन के रिसीवर पर किस किया तो उसकी आवाज़ लानोंग जी को सुनाई दी। उसने और अच्छे से अपने सर को ब्लैंकेट के अंदर कर लिया। उसे थोड़ी सी बेचैनी हो रही थी और नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर में जब वुक्शा लाइट्स ऑफ करके आकर लेटा, तब भी वो जाग ही रहा था।
पर उसने सोने का नाटक किया। उषा भी उसी ब्लैंकेट में आकर लेटा, पर दोनों की बॉडी टच नहीं हुई। वो एक साइड होकर लेटा था और उषा भी एक साइड होकर लेट गया, तो उन दोनों के बीच में स्पेस रहा। वांग जी ने थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील किया और सोने का नाटक करते करते एक टाइम वो सच में नींद की गहराई में चला गया। पर सोते टाइम उन दोनों में जो फासला था, सुबह नींद से उठते टाइम वो फासला कहीं खो चुका था। सुबह आंखें खोलकर वांग जी ने देखा कि उसका और वुक्शिया का चेहरा बिल्कुल आमने सामने है। आज आंखें खोलकर सबसे पहले उसे वुक्शिया के हल्के से खुले हुए होंठ दिखे और उन होठों के ठीक नीचे वो छोटा सा काला सा तिल। जब वुक्शिया पहली बार उससे बात करने आया था, तब भी नजरें उठाकर वांग जी को सबसे पहले उसका ये तिल ही दिखा था, और उसके बाद से जब भी वो वुक्शिया की तरफ देखता है उसे वो तिल दिखता है। इतने दिनों से उस तिल को देखते देखते अब वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया है, और आज इतनी करीब से उसे देखकर उसका दिल तो उस तिल में ही खो गया। उसकी सांसें तेज चलने लगी। ये ठीक नहीं है, मुझे अपने आप को इसके ख्यालों से दूर रखना पड़ेगा। मैं इसके इतने करीब नहीं आ सकता। पहले मुझे इसके गर्लफ्रेंड के बारे में पता नहीं था, पर अब उसके बारे में जानने के बाद मुझे इससे थोड़ी दूरी बनाकर रखना चाहिए। यह किसी और का है, ये कभी मेरा नहीं बनेगा, कभी भी नहीं। मुझे इससे प्यार की उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। लानोंग जी अपने मन को समझाने लगा, पर उसका मन मानने को तैयार ही नहीं हुआ। अपने आप को बहुत कंट्रोल करते हुए वो ब्लैंकेट से निकलने गया, पर उसके हिलते ही उषा भी हिल उठा और उसने नींद में उसके ऊपर अपना पैर रख दिया। वांग जी थोड़ी देर वैसे ही लेटा रह गया। उसके लिए वक्त जैसे रुका रह गया, और फिर जब वो दोबारा निकलने की कोशिश करने गया तो वुक्शियान ने उसके ऊपर अपना हाथ रख दिया। लानोंग जी के लिए अब अपने आप को संभाल कर रखना बहुत मुश्किल होने लगा। उसके मन में उम्मीद थी कि एक दिन वो इन होठों को अपने होठों से छुएगा, होठ के नीचे के उस तिल को भी वो जितनी मर्जी चूमेगा। पर कल रात ही उसे पता चला है कि ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं। ये होठ उसके कभी नहीं होंगे, और ना ही ये तिल, और शायद इसके बाद कभी वो इतने करीब से इन्हें देख भी नहीं पाएगा। वुक्शिया के होठों के नीचे के उस काले तिल को देखते हुए लानोंग जी जैसे हिप्नोटाइज्ड हो गया। उसने हाथ बढ़ाया और अपनी उंगलियों से उस तिल को छुआ। वुक्शिया हिल उठा और उसके होंठ थोड़े से और खुल गए। वांग जी के मन में एक साथ बहुत सारे इमोशंस के तूफान उमड़ उठे। चाहत, कशक, बेचैनी, गिल्ट, क्यूरियोसिटी, हेजिटेशन, फियर, डिसअपॉइंटमेंट, हार्ट ब्रेक और पता नहीं क्या क्या। पर बाकी सारे इमोशंस उसकी चाहत के आगे हार गए। वांग जी ने अब अपनी उंगलियों से वुक्शिया के होठों को छू लिया। फिर उसे पिछली रात की बात याद आई। इन्हीं होठों से वो अपनी गर्लफ्रेंड को किस दे रहा था ना। दोनों ने बहुत बार किस किए होंगे। क्या वुक्शिया अच्छा किसर है? उसके उन होठों का टेस्ट कैसा होगा? वांग जी ने आज तक कभी किसी के होठों को टेस्ट नहीं किया है। आज तक ना उसने किसी को छुआ है और ना किसी और ने उसे। उसका दिल बेचैन होने लगा और फिर उससे और रहा नहीं गया। उसने सोचा कि होठों को नहीं, मैं बस उसके उस तिल को एक बार चूमूंगा, बिल्कुल हल्के से, ताकि उसे पता ना चले। उसने अपने होठों को आगे किया और फिर डर कर पीछे कर लिया। फिर थोड़ा हिम्मत जुटाकर उसने अपनी जीभ निकाली और उसने वुक्शिया के होठ के नीचे के काले तिल को अपनी जीभ से छू लिया। अचानक उसके दिल के अंदर जैसे किसी ने सितार का कोई कॉर्ड छेड़ दिया। उसने थोड़ा और अच्छे से उस तिल को टच किया और फिर उसने उन खुले हुए होठों को भी अपनी जीभ से चाट लिया, और फिर वो जल्दी से पीछे होने लगा। पर जैसे ही वो पीछे होने लगा, उसके चेहरे के साथ साथ वुक्शिया का चेहरा भी मूव करने लगा। उसने अपनी जीभ हटा ली, पर वुक्शिया के होंठ उसके होठों तक आ गए, और फिर वुक्शिया ने वांग जी को किस किया। वांग जी हक्का बक्का रह गया। उसकी सांसें रुक गई। उसे तो किस के बारे में कुछ पता भी नहीं है, पर वुक्शिया शायद बहुत एक्सपीरियंस्ड है। उसने वांग जी के होठों को किस किया और फिर उसकी जीभ वांग जी के होठों को चाटते हुए उसके माउथ के अंदर चली गई। फिर उसने वांग जी के जीभ को बहुत देर तक सक किया।
वांग जी के हाथों की मुट्ठी टाइट हो गई और उसके दिल का तूफान और तेज हो गया। कल रात ही तो वुक्शा बोल रहा था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। क्या वो झूठ था? क्या उसने उसे टेस्ट करने के लिए ऐसा कहा था? वो सच में किसी के साथ फ़ोन पर बात कर रहा था या फिर वांग जी को जेलस करने के लिए एक्टिंग कर रहा था? वांग जी के दिल में एक अजीब सी खुशी छा गई। वुक्शा ज़रूर उससे प्यार करता है। शायद वो बोलने से डर रहा था। कल रात वो उसे जाने नहीं दे रहा था और फिर जिस तरीके से वो उसके बालों को सुखा रहा था और अपने हाथों से छू रहा था, उसने उसके साथ बेड और ब्लैंकेट भी शेयर किया। और अब ये किस। लानोंग जी खुशी के 7वें आसमान पर पहुंच गया। जिसे वो चाहता है वो भी उसे ही चाहता है, ये सोचकर वो खुशी से पागल होने लगा। वुक्शा बोलने से डर रहा है तो कोई बात नहीं, वही बोल देगा। बहुत देर के प्लेजर के बाद जब वुक्शा ने उसे छोड़ा तब लानोंग जी अपना प्यार एक्सप्रेस करने गया। वुक्शा, थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, वुक्शा ने कहा। तुम कुछ और भी सीखना चाहते हो तो मैं सिखा दूंगा। क्या सिखा दोगे? लानोंग जी की वॉइस थोड़ी कांप उठी। जो जो मुझे आता है मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। वही वुक्शा ने लानोंग जी के बालों को छुआ। ये कितने सॉफ्ट है। थोड़ी देर उन बालों से खेलकर वुक्शा को याद आया कि वो कुछ बोल रहा था। उसने कहा, हाँ बताओ तुम्हें क्या सीखना है? लानोंग जी ने पूछा, क्या सिखाओगे? वही वुक्शा ने मुस्कुराकर लानोंग जी का आंखों में देखा। पहले ये बताओ कि मेरा किस तुम्हें कैसा लगा? लानोंग जी का चेहरा लाल हो गया। वही वुक्शा ने हंसकर कहा, अच्छा लगा ना? मियाँ मियाँ को भी ये बहुत अच्छा लगता है। अपनी किस में थोड़ा पैसन डालोगे तो लड़कियों को अच्छा लगेगा। मैंने जैसे किया वैसे ट्राई करना, देखना लड़कियां कितनी खुश होती है। लड़कियां? लानोंग जी ने पूछा। वही वुक्शा ने लानोंग जी के गाल में टैप किया। हाँ लड़कियां, तुम अभी सिंगल हो ना, तुम जितने को चाहो किस कर सकते हो। मैं तो कमिटेड हूँ, मैं मियाँ मियाँ को छोड़कर किसी और लड़की को किस नहीं कर सकता। लानोंग जी का दिमाग घूमने लगा। यह लड़का बोल क्या रहा है? अभी वो जो कर रहा था वो क्या था? तुम बताओ, तुम्हें कौन सी लड़की चाहिए? वही वुक्शा अंगड़ाई लेते हुए उठकर बैठा। मैं तुम्हें बता दूंगा कि उसे कैसे पटाना है। तुम लड़कियां पटाने में एक्सपर्ट हो? अब तक कितने लड़कियां पटाई है तुमने? लानोंग जी ने पूछा। वो भी अब उठकर बैठ गया है। मैंने तो एक ही लड़की पटाई है, वही वुक्शा ने कहा, और वो एक ही मेरे लिए काफ़ी है। मेरे स्किल्स अब किसी काम के नहीं रहे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं उन्हें तुम्हें ट्रांसफ़र कर दूँ। तुम्हें कोई अच्छी लगती है तो अलग बात है, नहीं तो सारी लड़कियों को अपने लिए दीवाना बना लो। मुझे प्लेबॉय नहीं बनना है, लानोंग जी ने कहा। मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, क्या तुम पहले जाना चाहते हो? तुम पहले चले जाओ, वही वुक्शा ने कहा। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छे कपड़े निकालता हूँ। लानोंग जी वॉशरूम चला गया और वॉशरूम के आईने में खुद को देखने लगा। क्या सोचता है वुक्शा उसे? वो कोई प्लेथिंग है? उसने ऐसे ही कैजुअली उसे किस कर लिया। क्या उसके होंठ सबके लिए अवेलेबल है? वो अपने आप को रोक नहीं पाया था क्योंकि उसके मन में वुक्शा के लिए चाहत है। पर वुक्शा, वो तो किसी और के लिए कमिटेड है ना, किसी और लड़की को किस नहीं कर सकता है, इसलिए उसने उसे किस कर लिया। क्या वो कोई इंसान नहीं है? क्या उसकी कोई फीलिंग्स नहीं है? वुक्शा ने आज खुद वांग जी को रेडी किया। वुक्शा के कपड़ों में वांग जी आज थोड़ा अलग सा लगने लगा। लानोंग जी के बालों को ठीक करके उसे अच्छे से देखकर वुक्शा ने कहा, बहुत अच्छे लग रहे हो, थोड़ा स्माइल करो। वांग जी ने आंखें घुमाकर उसे देखा। ऐसे नहीं, मुस्कुरा कर देखो, वुक्शा ने कहा। वांग जी, तुम्हें मुस्कुराना नहीं आता है? देखो ऐसे करो। उसने मुस्कुराकर दिखाया तो लानोंग जी ने भी मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ थोड़ा और, हाँ हाँ बस थोड़ा सा, हाँ हाँ थोड़ा और, बस थोड़ा सा, अब ठीक है, एकदम परफेक्ट। आज तुम बिल्कुल लेडी किलर लग रहे हो। लड़कियों को देखकर ऐसे ही मुस्कुराना, वुक्शा ने कहा। तुम ऐसे मुस्कुराओगे तो कोई भी पट जाएगी। कोई भी पट जाएगी? जो किसी और के लिए कमिटेड है वो भी पट जाएगी क्या? लानोंग जी ने पूछा। कमिटमेंट को गोली मारो, तुम्हारे जैसे सेक्सी हैंडसम लड़का देखकर कोई भी बहक जाएगा।
विभूषण ने कहा। हर कोई तुम्हारे पास आना चाहेगा और तुम जिसे मर्जी किस कर पाओगे। जिसे मर्जी किस कर पाऊंगा? कुछ भी मत बोलो, लानवांग जी ने कहा। ट्राई करके देख लो, उक्षान ने कहा। ओके, कहकर वांग जी ने उक्षान को पास खींचा। उक्षान ने रेजिस्ट नहीं किया। वांग जी उक्षान को और पास खींचते हुए उसके चेहरे को अपने चेहरे के पास ले आया। दोनों के होंठ भी पास पास आ गए। पर वांग जी उक्षान को किस नहीं कर पाया, क्योंकि उसे याद आया कि उक्षान किसी और के लिए कमिटेड है। उसे कुछ ना करते देख उक्षान ने ही उसके होंठों को चूम लिया। किस खत्म करके उसने कहा, तुम्हें और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। आज बस मुस्कान से ही काम चला लेना। देखना कितनी लड़कियां तुम्हें रिटर्न स्माइल देती हैं। फर्स्ट डे पर किस करने की ज़रूरत नहीं है। किस करने से पहले तुम्हें और ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। लानवांग जी ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। दोनों ब्रेकफास्ट करके क्लास के लिए निकल गए। पिछली रात की बारिश की वजह से बहुत जगह पर अभी भी पानी भरा हुआ है। कुछ पेड़ गिरे पड़े हैं। उनके कैंपस में भी कुछ पेड़ टूटकर गिरे हैं। उक्षान रास्ते में बार बार वांग जी को याद दिला रहा था कि उसे लड़कियों को देखकर कैसे मुस्कुराना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुस्कुराना भी ठीक नहीं है और उनको इग्नोर करने पर भी वो कभी नहीं पटेगी। पर इतना सिखाने के बाद भी लानवांग जी ने किसी लड़की को देखकर नहीं मुस्कुराया। वैसे भी आज ज़्यादा कोई नहीं आया था। पिछली रात की बारिश की वजह से ट्रांसपोर्ट वगैरह भी ठीक से नहीं चल रहा था। हॉस्टल में रहने वाले लड़के लड़कियां ही आए हुए थे और ये दोनों आए थे। जितनी लड़कियां आई थी उक्षान उनके साथ ही वांग जी की दोस्ती कराने की कोशिश करने लगा। क्लास में ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे तो सब एक साथ ही बातें करने लगे। अब तो वांग जी का एक्सेंट भी ठीक हो गया है, इसलिए उसने भी थोड़ी बहुत बातें की। आज उक्षान के कपड़ों में वो थोड़ा अलग सा भी लग रहा है और इतने दिन क्लास में साथ बैठकर लोगों को ये पता भी चल गया है कि वो पढ़ाई में अच्छा है और एक्चुअली वो रूड नहीं है, वो बस थोड़ा इंट्रोवर्ट है। कुछ लोग तो अभी भी उसे रूड ही सोचते होंगे, उस बात का कुछ नहीं किया जा सकता है। कहीं पर भी किसी को भी 100% लोग पसंद नहीं करते हैं। उस दिन क्लास के बाद वांग जी अपने रूम में चला गया और उक्षान अपने कॉन्डो में वापस गया। अगले दिन क्लास के बाद उक्षान ने कहा, चलो मेरे कॉन्डो में चलते हैं। लानवांग जी ने उसकी तरफ देखा। आज नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? विभूषण हैरान होकर पूछता है। तुम्हारे कपड़े सूख गए हैं, चल के ले लो। तुम कल ले आना, वांग जी ने कहा। मैं क्लास में लेकर नहीं आऊँगा, तुम चल कर ले लो, उक्षान ने कहा। तो मैं बाद में ले लूँगा, लानवांग जी ने कहा। क्या तुम्हारे कॉन्डो में मेरे एक सेट कपड़ों के लिए जगह नहीं है? नहीं है, विभूषण ने कहा। तुम क्यों नहीं चलोगे? क्योंकि अब तो मैं अच्छे से इंग्लिश बोल लेता हूँ, अब मुझे और प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, लानवांग जी ने कहा। तो तुम्हारी और मेरी दोस्ती बस उस बात की ही थी, अब तुम मेरे साथ दोस्ती रखना नहीं चाहते हो? विभूषण ने पूछा। लानवांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन दोनों में तो ऐसे ही दोस्ती हो गई थी, पर उसके मन में शायद शुरू से ही उक्षान के लिए कुछ और था। वो तो उक्षान को चाहने लगा था और उसके मन में उम्मीद थी कि उक्षान भी शायद उसे पसंद कर लेगा, पर ऐसा हो नहीं सकता। पर सिर्फ इस वजह से दोस्ती तोड़ देना तो ठीक बात नहीं है ना। उसकी ज़रूरत के टाइम उक्षान ने खुद उसकी मदद की, अब काम हो जाने पर उसके साथ दोस्ती तोड़ देना ठीक बात नहीं है। उसने कहा, ऐसा नहीं है, पर हमें अब पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। तो हम साथ में पढ़ते भी तो है, उक्षान ने कहा। क्या मेरे साथ तुम्हारी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती है, या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिखने का स्टाइल चुरा रहा हूँ? ऐसा नहीं है, लानवांग जी ने कहा। और फिर वांग जी उक्षान के साथ उसके कॉन्डो में जाने के लिए रेडी हो गया। पर शायद आज उसके कॉन्डो में जाना वांग जी की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। अगर आज वो उसे मना कर पाता तो शायद वो फ्यूचर की तकलीफ़ों को भी अवॉइड कर पाता। कॉन्डो के अंदर जाकर डोर लॉक करते ही विभूषण ने वांग जी के दोनों हाथों को पकड़कर उसके सर के ऊपर ले गया और उसे और उसके हाथों को दीवार पर प्रेस करके उसने उसके होंठों पर फोर्सफुली किस कर लिया। लानवांग जी ने शुरू में थोड़ा रेजिस्ट करने की कोशिश की थी, पर बाद में उसने रेजिस्ट करना बंद कर दिया और वो भी किस में इन्वॉल्व हो गया। वांग जी के माउथ को अच्छे से चूमने के बाद उक्षान ने उसके गर्दन पर बाइट किया। वांग जी ने अपनी पूरी बॉडी में जो फील किया वैसा कुछ उसने अपनी ज़िंदगी में कभी फील नहीं किया था। उक्षान उसके बाद वांग जी के गर्दन और कॉलर बोन पर बहुत सारी किसेस देने लगा।
लान वांगजी की हालत खराब होने लगी। वो वुक्शिया को रोकना चाहता था, पर उसे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि वो उसे रोक नहीं पाया। उसकी सांसें अब बहुत तेज चलने लगी और उसे उसकी गर्दन पर गिरते वुक्शिया की सांसें बहुत गर्म लगने लगी। वांगजी चुपचाप खड़ा रहा। वुक्शिया थोड़ी देर किस करके रुक गया और लास्ट एक बार वांगजी के होंठों पर हल्के से किस करके उसने उसे छोड़ दिया। वांगजी ने कुछ नहीं कहा। उसकी शर्ट ठीक करते हुए वुक्शिया ने कहा, ऐसे अचानक किस करना है कि सामने वाला रेजिस्ट करने का सोच भी ना पाए। मियाँ मियाँ कहती है कि मैं बहुत अच्छा किस करता हूँ। मैं तुम्हें वो सब कुछ सिखा दूंगा जो मुझे आता है। मैं तुम्हें मेरे जैसा एक्सपर्ट बना दूंगा। मियाँ मियाँ के साथ तुमने सब कुछ कर लिया है? वांगजी ने पूछा। सब कुछ नहीं, वुक्शिया ने मुस्कुरा कर कहा, कुछ कुछ। मियाँ मियाँ तो इतनी सुंदर है कि अपने आप को संभालना मुश्किल होता है और उसके लिए तो सारे लड़के पागल है, पर वो मुझे चाहती है। क्या पढ़ती है मियाँ मियाँ? वांगजी ने पूछा। उसके पापा ने उसको कॉलेज नहीं भेजा। मियाँ मियाँ देखने में सुंदर है, पर वो पढ़ाई में एवरेज है। उसके पापा का कहना है कि कॉलेज में पैसे बर्बाद करके कोई फ़ायदा नहीं है। उससे अच्छा वो उनके फ्लावर शॉप में मदद करेगी तो काम भी सीखेगी और थोड़े ज़्यादा पैसे आएंगे तो वो उसकी शादी के लिए पैसे जोड़ पाएंगे। विभूषण ने कहा। शादी के लिए पैसों की क्या ज़रूरत है? तुम उसके पापा से दहेज लोगे क्या? वांगजी ने पूछा। मैं क्यों दहेज लूँगा? एक बार मैं कमाने लगूंगा तो मैं तो उसे रानी बना कर रखूँगा, वुक्शियान ने कहा। पर उसके घर वालों को अभी हमारे रिश्ते के बारे में पता नहीं है ना। तो अगर तुम्हारी जॉब लगने से पहले उसकी शादी हो गई तो? वांगजी ने पूछा। उसने अपने मन में सोचा कि अगर मियाँ मियाँ वुक्शिया की क्लासमेट है तो वो 18 की तो हो ही गई होगी। वो सुंदर है और पढ़ती भी नहीं है। अगले 2-3 साल में उसके पेरेंट्स उसके लिए लड़का तो ढूंढ ही लेंगे। इतनी जल्दी वो लोग उसके लिए दहेज नहीं जुटा पाएंगे। उनके पास उतने पैसे नहीं हैं, वुक्शिया ने कहा। और अगर वो पैसे जुटा लेते हैं और लड़के देखने लगते हैं तो मैं जाकर उनसे बात करूँगा और थोड़ा टाइम मांग लूँगा। वांगजी को ये बात ज़्यादा लॉजिकल नहीं लगी, पर उसने उस बारे में कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने कहा, मियाँ मियाँ बहुत ज़्यादा सुंदर है। बहुत ज़्यादा, वुक्शिया ने कहा। मैं तुम्हें उसकी फ़ोटो दिखाता हूँ। वुक्शिया ने अपने फ़ोन से एक फ़ोटो निकाला। मियाँ मियाँ सच में बहुत सुंदर है। उसकी फ़ोटो देखकर वांगजी देखता ही रह गया। इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड जिसके पास है वो किसी और से प्यार कैसे करेगा? अरे वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम उस पर नज़र मत डालना। वुक्शिया ने वांगजी के हाथ से फ़ोन को वापस ले लिया और फिर मुस्कुराकर उसने एक और फ़ोटो निकाल कर दिखाया। वो एक सेल्फी है। उस फोटो में मियाँ मियाँ और वुक्शिया किस कर रहे हैं। मियाँ मियाँ के बाहें वुक्शिया के गले में हैं और फोटो वुक्शिया ने खींचा है। तुम इतना अच्छा किस करते हो, आज तक तुमने कितने लोगों को किस किया है? वांगजी ने पूछा। मैंने कभी किसी और को किस नहीं किया, वुक्शिया ने कहा। मियाँ मियाँ ही मेरी पहली गर्लफ्रेंड है। उसके सिवा तुमने किसी और को किस नहीं किया? वांगजी ने पूछा। अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ क्या कर रहे थे? अरे तुम तो मेरे दोस्त हो और मैं तो तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा था, वुक्शिया ने कहा। तो वो किस नहीं था? वांगजी ने पूछा। वो वैसा वाला किस नहीं था ना, तुम तो लड़के हो, वुक्शिया ने कहा। तो और कितने लड़कों को ट्रेनिंग दी है तुमने? वांगजी ने पूछा। और किसी को नहीं दिया, वुक्शिया ने कहा। तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त हो और तुम्हें कुछ नहीं आता है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, नहीं तो तुम्हें हमेशा सिंगल ही रहना पड़ेगा। ओह, वांगजी ने कहा। तो मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, वुक्शिया ने कहा। तुम्हें सिखाते सिखाते मेरी भी प्रैक्टिस हो रही है, नहीं तो जब मियाँ मियाँ से मिलूँगा तब तक सब भूल जाऊँगा। वांगजी ने कहा। अच्छा मैं अब चलता हूँ। अभी तो आए हो, इतनी भी क्या जल्दी है, वुक्शिया ने कहा। चलो हम नेक्स्ट वीक के टेस्ट के लिए थोड़ा प्रिपरेशन कर लेते हैं। नहीं, मैं आज चलता हूँ, शायद आज भी बारिश होगी, वांगजी ने कहा। बारिश होगी तो रुक जाना, उसमें क्या प्रॉब्लम है, वुक्शिया ने कहा। चलो तुम बुक्स और नोट्स निकालो, मैं चाय बना कर लाता हूँ। तो इस तरीके से उन दोनों में एक अजीब सा रिश्ता शुरू हो गया। वुक्शिया अब लगभग हर रोज़ वांगजी को अपने साथ अपने कंधों में ले जाता है। ज़्यादातर टाइम वो पढ़ाई ही करते हैं, साथ में चाय स्नैक्स चलती रहती हैं। पढ़ते पढ़ते वुक्शिया वांगजी की खूबसूरती की तारीफ़ करता है
और उसके सॉफ्ट कार्ली बालों को छूता है। और फिर ट्रेनिंग के नाम पर किसिंग तो चलता ही रहता है। और जैसा कि होना ही था, धीरे धीरे वुक्शिया को वांग जी की बॉडी में ज़्यादा एक्सेस मिलने लगा। उसके किस करने का एरिया बढ़ने लगा। पर ऐसा नहीं कि सिर्फ वही किस करता है, वो वांग जी से भी प्रैक्टिस कराता है। वांग जी भी उसका इंस्ट्रक्शन फॉलो करके उसे किस करता है। उसमें अब वो शुरू वाली हिचक नहीं रही, अब वो भी खुलकर किस कर लेता है। कभी कभी रात को अपने हॉस्टल के बेड पर सोते टाइम वांग जी सोचता है कि वो जो कर रहा है वो सही है या नहीं। वुक्शिया एक लड़की से प्यार करता है, उसके साथ ऐसे एक बेनाम के रिश्ते में इन्वॉल्व होने का कोई मतलब तो नहीं है। वुक्शिया को शायद समझ नहीं आ रहा है, पर वो जो कर रहा है वो चीटिंग है और वांग जी जानबूझकर उसके चीटिंग में साथ दे रहा है। पर ऐसा सोचते सोचते वांग जी ये भी सोचता है कि मियाँ मियाँ के साथ वुक्शिया की शादी होना लगभग इम्पॉसिबल है। इतनी सुंदर लड़की के लिए उसके पेरेंट्स को ज़्यादा दहेज जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा नहीं हो सकता कि उन लोगों ने पहले कुछ नहीं जोड़ा, और कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा तो वो लोग तो लोन लेकर भी बेटी की शादी करा देंगे। वुक्शिया अभी स्टूडेंट है और ऊपर से वो पढ़ रहा है लिटरेचर। इसमें उसे ग्रेजुएशन के बाद ही कोई अच्छी जॉब नहीं मिल जाएगी। उसके साथ शादी कराने के लिए मियाँ मियाँ के पेरेंट्स कोई अच्छा रिश्ता नहीं ठुकराएंगे। और जब मियाँ मियाँ की शादी हो जाएगी तब वुक्शिया ज़रूर उसी को प्यार करेगा, और अगर खुद से नहीं करेगा तो वांग जी उससे प्यार का डिमांड करेगा। उस टाइम उनकी ये फिजिकल इंटीमेसी ही तो काम आएगी। वांग जी ने और ज़्यादा ना सोचने का फैसला लिया। ऐसा नहीं कि वो ज़बरदस्ती वुक्शिया के साथ ये सब कर रहा है, वुक्शिया अपनी मर्जी से उसे छूता है। वुक्शिया उससे प्यार नहीं करता है, पर वह उसकी केयर तो करता ही है। उसे उसका चेहरा और उसके बाल अच्छे लगते हैं, और उसे उसके साथ टाइम स्पेंड करना भी अच्छा लगता है। उसे वांग जी की कर्ली बाल पसंद है। उसने उसे बाल ना काटने के लिए कहा है, और बाल सुखाने के लिए उसने उसे एक हेयर ड्रायर भी गिफ्ट किया है। वुक्शिया खुद से उसके करीब आता है। वांग जी उसे नहीं बुलाता है। वो ज़बरदस्ती मियाँ मियाँ से उसका बॉयफ्रेंड नहीं छीन रहा है। मियाँ मियाँ खुद एक दिन वुक्शिया को छोड़कर चली जाएगी। वांग जी तब तक इंतज़ार कर लेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ, क्यों नहीं होगा, ऐसा ही होगा। पर अगर नहीं हुआ तो तब देखा जाएगा। वुक्शिया उसे मिले ना मिले, फिलहाल वो किसी और से प्यार करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वुक्शिया ही उसका पहला प्यार है, वो उसी से प्यार करते रहना चाहता है। देखते देखते एग्ज़ाम का टाइम आ गया। अब तो क्लासेस भी नहीं जाना होता है। वांग जी अब ज़्यादातर टाइम वुक्शिया के कॉन्डो में ही रहता है और उसके साथ मिलकर ही पढ़ता है। पढ़ाई करते करते जब वो थक जाते हैं तब एक इंटेंस किसिंग ट्रेनिंग सेशन चलता है। कभी कभी पढ़ते पढ़ते रात हो जाती है तो वांग जी वहीं रुक भी जाता है। ऐसे ही एक दिन रात को वांग जी बेड पर लेटा हुआ था और वुक्शिया बालकनी में अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। थोड़ी देर बाद बेड पर आकर वुक्शिया वांग जी के ऊपर आ गया। इतनी देर तक वुक्शिया मियाँ मियाँ से बात कर रहा था तो वांग जी अंदर ही अंदर बहुत जल रहा था। अगर वुक्शिया आकर चुपचाप लेट जाता तो शायद वो सोने की ही कोशिश करता, पर जैसे ही वुक्शिया उसके ऊपर आया वांग जी फ्लेयर्ड अप हो गया। उसने वुक्शिया को बेड पर पलट कर खुद उसके ऊपर आ गया और फिर उसने उसे फोर्सफुली किस किया। वुक्शिया ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। वुक्शिया के होंठों पर किस करने के बाद उसने उसके पूरे चेहरे पर किस किया और फिर उसके गर्दन पर एक बाइट करने के बाद जाकर वो शांत हुआ। जब वो शांत हुआ तब वुक्शिया ने फिर से उसे बेड पर पलट दिया। वाह, तुम तो बहुत अच्छा सीख गए हो, अब तुम आगे का भी सीखो। ये कहकर उसने वांग जी के शर्ट का बटन खोल लिया। ऐसे तो वो एक दो बटन्स खोल ही लेता है, पर आज उसने सारे बटन्स खोलकर वांग जी के पूरे चेस्ट को बेयर कर दिया। वांग जी हैरान हो गया, पर उसने मना नहीं किया। वुक्शिया मुस्कुराकर उसके चेस्ट को टच करने लगा। लानोंग जी ने पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि कैसे तुम एक लड़की को खुश कर सकते हो, वुक्शिया ने मुस्कुराकर कहा। और फिर वो वांग जी के बेयर चेस्ट को अपनी उंगलियों से और जीभ से टच करने लगा। वो उस पर किस करने लगा। उसने हर जगह पर किस किया, चेस्ट के हर इंच पर। लानोंग जी की बॉडी में आग जलने लगी। वुक्शिया उसके चेस्ट को चाटते हुए उसके निपल को सक करने लगा। वांग जी के लिए ये अनबियरेबल हो गया। उसने पूछ लिया, तुम मियाँ मियाँ को ऐसे प्यार करते हो? उसका सवाल सुनकर वुक्शिया रुक गया और वांग जी के ऊपर से उतरकर उसके पास लेटते हुए उसने कहा,
कहाँ कर पा रहा हूँ, कितने दिनों से तो उसे देखा भी नहीं है। पिछली बार जब घर गया था तब बस ऐसे ही दूर से देखा था। मैं उसके फ्लावर शॉप में भी गया था, पर उसके पापा थे तो उससे बात भी नहीं कर पाया। एग्ज़ाम के बाद घर जाओगे ना, तब मिल लेना, वांग जी ने शांत आवाज़ में कहा। कोशिश करूँगा, उक्षान ने कहा, पर पहले हम ट्यूशन बंक करके मिल लेते थे, पर अब तो उसे फुल टाइम शॉप में ही रहना पड़ता है। वो किस बहाने मुझसे मिलने आएगी? उक्षान ने ये नहीं बताया कि उसने मियाँ मियाँ के साथ वो सब किया है कि नहीं, पर वांग जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया। जरूर उन दोनों ने ज़्यादा कुछ नहीं किया होगा। मियाँ मियाँ, मैं तुमसे आगे हूँ, वांग जी ने सोचा। फिर वो अपने दिल की बेचैनी को दबाकर उक्षान की कमर में हाथ रखता है और धीरे से बोलता है, कोई ना कोई बहाना निकालना पड़ेगा। अभी तुम उस बारे में मत सोचो, पहले अच्छे से एग्ज़ाम दे दो। उक्षान ने कहा, चलो सो जाओ, गुड नाइट। वांग जी ने उसे अपने सीने के पास खींच लिया और कहा, गुड नाइट। ऐसे ही पढ़ाई और ट्रेनिंग करते करते उनका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। लास्ट एग्ज़ाम के बाद वांग जी फिर से उक्षान के कॉन्डो में आ गया। इतने दिनों से बार बार यहाँ आकर पढ़ाई करने की वजह से और देर तक यहाँ रहने की वजह से उसका बहुत कुछ सामान उक्षान के कॉन्डो में रह गया है। वो सब लेने आया है, और उसके साथ उसका कुछ और इंटरेस्ट भी तो है ना। उक्षान अगले दिन घर जाएगा, वो भी अपने घर जाएगा। फिर वो लोग लगभग 12-15 दिन बाद ही वापस आएंगे। उसके पहले कॉन्डो के अंदर जाते ही उक्षान ने वांग जी को उठा लिया और अपने छोटे से किचन काउंटर के ऊपर बिठा दिया। वो रोज़ ऐसे ही अलग अलग पोजीशन और अलग अलग स्टाइल में वांग जी को किस करना सिखाता है। आज उसने ये स्टाइल अपनाया है। वांग जी किचन टेबल पर और उक्षान उसके 2 पैरों के बीच। उस हालत में बहुत देर तक दोनों ने मेकआउट किया। ये सब करते करते एज यूजुअल वांग जी की लोअर बॉडी रिएक्ट करने लगी। उक्षान को पहले कभी ये पता चला या नहीं पता नहीं, पर आज वो वांग जी के दोनों पैरों के बीच खड़ा है। वांग जी टेबल के ऊपर है, उसके दोनों पैर 2 साइड में हैं। उक्षान उसके ऊपर प्रेस करके खड़ा है, तो उसे वांग जी की बॉडी के उस बढ़ते साइज का पता चल गया। वांग जी के फेस और गर्दन को किस करते करते उसके हाथ उसके कमर पर थे। धीरे धीरे उसके हाथ और नीचे जाने लगे। वांग जी का सोल जैसे चीखने लगा। इस पल उसे मियाँ मियाँ की याद नहीं आई। इस पल उसे दुनिया की किसी और की याद नहीं आई। इस पल में बस वो है, उसकी चाहत है, और जिसे वो चाहता है उसकी प्रेजेंस है। वांग जी भूल गया कि उक्षान उसका कोई नहीं है। उक्षान के दिल में उसके लिए कोई प्यार या कोई फीलिंग्स नहीं है। उसे याद नहीं रहा कि उक्षान के लिए वो बस एक खिलौना है जिससे वो अपना मन बहलाता है। वांग जी का कोई रेजिस्टेंस नहीं रहा। वो उक्षान में पूरी तरह डूब गया। उक्षान ने उसके पैंट को कैसे खोला, कैसे उसके हॉट लार्ज बॉडी पार्ट को निकाला, उसे पता नहीं। कब उक्षान के होंठ उसके गर्दन से उतरकर उसके कमर के नीचे तक चले गए, वो भी उसे पता नहीं चला। उसने सिर्फ उक्षान के मुंह के गीलेपन को और वार्मथ को अपनी लोअर बॉडी में महसूस किया, और फिर उसका मूवमेंट। वांग जी का दिमाग खाली हो गया। सब कुछ भूलकर वो उस प्लेजर को एंजॉय करने लगा। और फिर क्लाइमेक्स आ गया। लाजा, तुम्हें अच्छा लगा? वही उक्षान ने अपने होठों को चाटते हुए वांग जी के चेहरे को देखा। उसके सवाल से वांग जी एक झटके में अपनी खुशी के आसमान से उक्षान के कॉन्डो में वापस आ गया। उक्षान किचन से नैपकिन लेकर उसे साफ कर रहा है और अपने हाथ में पकड़े चीज़ की तारीफ कर रहा है। ये कितना सुंदर है और कितना बड़ा है। लाजा, कोई भी लड़की इसे देखेगी तो इसे पाना चाहेगी, वांग जी ने पूछा। और कोई लड़का? उक्षान ने कहा, कोई भी लड़का ये देखकर जेलस होगा, जैसे मैं हो रहा हूँ। वांग जी ने अपनी सांसें रोक ली। वही, क्या तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाओगे? वही उक्षान ने हंस दिया। मैं अगर कोई लड़की होता तो ज़रूर बनाता। लो, साफ कर दिया। वही, लान वांग जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहा हूँ? विभूषण ने पूछा। मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था। एक दोस्त ही तो दूसरे दोस्त का काम आता है। ये था द रिप्लेसमेंट का फर्स्ट पार्ट। अगर स्टोरी का ये पार्ट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। स्टोरी का लास्ट पार्ट लेकर मैं बहुत जल्दी फिर हाजिर हो जाऊंगी। Until then, take care.
and keep imagining. Bye bye.